दिल्ली के बुराड़ी में 3 अप्रैल को हिंदू महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने यति नरसिम्हानंद के खिलाफ केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने सुरेश चौहान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दिल्ली पुलिस की परमिशन के बिना ये महापंचायत की गई। इस महापंचायत में एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी और विवादित बयान के बाद इस मामले में एक्शन लिया गया। बता दें कि दिल्ली में हुई हिंदू महापंचायत में यति नरसिम्हानंद ने कहा था कि वर्ष 2029 में या वर्ष 2034 में या वर्ष 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो अगले 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा, 40% की हत्या कर दी जाएगी और बाकी बचे 10% या तो शरणार्थी शिविरों में रहेंगे या दूसरे देश में होंगे। नरसिम्हानंद के इस विवादित बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में नरसिम्हानंद को कथित तौर पर हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने की भी नसीहत देते हुए सुना जा सकता है। सोशल मीडिया पर हिंदू महापंचायत के वायरल वीडियो में नरसिम्हानंद कहते सुनाई देते हैं, ये हिंदुओं का भविष्य होगा। अगर आप इस भविष्य से बचना चाहते हैं तो मर्द बनो और हथियार उठाओ। इस बीच कार्यक्रम को कवर करने गए दिल्ली के कुछ पत्रकारों पर कथित तौर पर हमले की भी खबर है। कार्यक्रम को कवर करने गए पत्रकारों में से एक ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि इस महापंचायत में हिंदू भीड़ ने मीडिया के 2 मुस्लिम सदस्यों पर हमला किया और उन्हें हिरासत में भी ले लिया। लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई में मृतक किसानों के परिवारों की तरफ से पेश वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने में कई तथ्यों में ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जानते हैं हमें क्या करना है। इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की स्पेशल बेंच ने की। याचिकाकर्ता पीड़ित परिवारों के लिए दुष्यंत दवे ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा। फैसला देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। फैसला उस एफआईआर पर ध्यान नहीं देता जो कार से कुचलने की बात करती है। हाईकोर्ट केवल ये कहता है कि कोई गोली नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अब सीजीआई ने कहा है कि जमानत के सवाल के लिए गुण, दोष और चोट में जाने का तरीका गैर जरूरी है। मौत गोली से हुई या कार के कुचलने से, ये सब बकवास है। ये सब जमानत का आधार नहीं हो सकता, खासकर जब ट्रायल शुरू ना हुआ हो। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित रख लिया। एसआईटी की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील की सिफारिश की थी। जज ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी पर यूपी सरकार से जवाब भी मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी का क्या रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की चिट्ठी को राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को देने को कहा था, लेकिन अब आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। इन सीटों पर कुल 185 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हो रहा है, जिसके नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे। आरा में कड़ी धूप के बाद भी महिला वोटरों में उत्साह दिख रहा है, तो गया में कतार में लगकर लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच एक तस्वीर दिखी कि एक महिला वोटर बच्चा लेकर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के करीब 2 साल बाद विधान परिषद के चुनाव में एनडीए एकजुट होकर उतरा है, तो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग किस्मत आजमा रहे हैं। तो चिराग पासवान और मुकेश सहनी की भी साख दांव पर है। बिहार के 24 विधान परिषद सीटों के लिए एनडीए और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। एनडीए एकजुट होकर मैदान में है, जिसके तहत बीजेपी 12 और जेडीयू ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। एक सीट पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी 23 सीटों पर तो सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 15 सीटों पर किस्मत आजमा रही है।
इसके अलावा कुछ सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास और मुकेश सहनी के वीआईपी के उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में कांग्रेस वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी और चिराग पासवान की साख कसौटी पर है। दरअसल बिहार की 24 सीटों में से 7 में से 8 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से सारण जिले में निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय, मधुबनी में सुमन महासेठ, मोतिहारी महेश्वर सिंह, पटना में लल्लू मुखिया और गया में सत्येंद्र कुमार के अलावा रोहतास कैमूर में रविशंकर पासवान के अलावा कई और सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की मजबूत लड़ाई की स्थिति में होने की वजह से त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में बिहार की राजनीति में उठापटक भी देखा गया था। मुकेश सहनी के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे तो लालू की पार्टी में शरद यादव ने अपनी पार्टी के विलय का जिक्र किया था, लेकिन उससे पहले एमएलसी की 24 सीटों पर लड़ाई जारी है। शेयर बाजार में बम्पर उछाल, 60,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी भी 18,000 के लेवल पर। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 1,000 अंक चढ़ गया। सुबह 10 बजे के आसपास सेंसेक्स 60,000 का आंकड़ा पार कर गया था। एनएसई निफ्टी भी 18,000 के पार पहुंच गया है। ओपनिंग में सेंसेक्स 599.50 अंकों की तेजी के साथ 59,876.19 अंकों पर खुला। वहीं निफ्टी 150.40 अंकों के साथ 17,820.90 अंक के लेवल पर खुला था। सुबह 10:07 पर सेंसेक्स 1,417.18 अंकों की तेजी लेकर 60,693.87 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी 395.45 अंकों की तेजी के साथ 18,065.90 अंक के स्तर पर था। आपको बता दें, सबसे ज्यादा बढ़त एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, टाइटन, एशियन पेंट्स के स्टॉक्स में दिखी है। आज सुबह एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की खबर के बाद इनके शेयर्स में भी जबरदस्त उछाल दर्ज की गई है। एचडीएफसी के शेयर 8.37% बढ़कर 2,656.10 रुपए प्रति शेयर के वैल्यू पर पहुंच गए हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में लगभग 8% की तेजी आई है और ये 1,623.65 रुपए प्रति शेयर पर दर्ज हुए हैं। ओपनिंग में सेंसेक्स के 24 स्टॉक हरे निशान में खुले, जबकि 6 स्टॉक लाल निशान में खुले। बीएसई पर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के अलावा बजाज फाइनेंस, कोटक टेक महिंद्रा, टाइटन के शेयर में जबरदस्त बढ़त दर्ज हुई है। वहीं इन्फोसिस, मारुति, आईटीसी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। जापानी बेंचमार्क इंडेक्स निक्की सुबह लाल निशान पर था, जबकि हांगसेंग और कॉस्पी में बढ़त देखी गई है। देश में पहली बार सबसे कम मामले, 715 दिन बाद देश में आए 1,000 से भी कम केस। एक्टिव मामले भी घटे, 714 दिन बाद 13,000 से भी कम एक्टिव केस। भारत में बीते कुछ महीनों में कोरोना का प्रकोप कम हुआ है। एक तरफ जहां चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। रिपोर्ट की माने तो शंघाई में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों के 9,006 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले तब आए हैं जब शंघाई में सख्त लॉकडाउन लगा है। बढ़ते मामलों ने चीन के लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है, तो वहीं भारत में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। लोगों ने यहां राहत की सांस ली है। इतना ही नहीं, महामारी के शुरुआती दिनों के बाद देश में पहली बार 1,000 से कम मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। ज्यादातर सभी पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए और कितने मरीज ठीक हुए और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। देश में रोजाना कोविड-19 मामले 715 दिन के बाद 1,000 से कम आए हैं। आज 913 ही नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,29,044 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,21,358 पर पहुंच गया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 1316 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,95,089 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस अब 15,000 से भी नीचे पहुंच चुके हैं। एक्टिव केस 714 दिन बाद 13,000 से भी कम है। अब एक्टिव केस 12,597 है। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 2,84,073 खुराकें लोगों को लगाई गई और अब तक वैक्सीन की कुल 184,70,83,279 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, तो वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,14,823 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 79,11,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो रविवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 310 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 8 मरीजों की मौत दर्ज हुई। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 117 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 2 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 50 मामले सामने आए और कोई भी मौत नहीं हुई। वहीं तमिलनाडु में 23 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 34 नए मामले सामने आए और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। असम में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया और इस दौरान एक व्यक्ति डिस्चार्ज हुआ और किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।